नमस्कार। ये ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत था पारंपरिक सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत था आधुनिक सिद्धांत। पारंपरिक सिद्धांत के अंतर्गत दो सिद्धांत दिए गए। पहला है नेब्यूला सिद्धांत और दूसरा है टाइडल सिद्धांत। और आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत जो सिद्धांत दिया गया वो है बिग बैंग सिद्धांत, जो कि सबसे प्रचलित सिद्धांत था। आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। पहला है नेब्यूला सिद्धांत। क्या था नेबुला सिद्धांत के अंतर्गत, क्या थियरी दिया गया? सबसे पहले जानेंगे कि नेबुला सिद्धांत इमैनुअल कांट और लेप्सास द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था नेबुला सिद्धांत? इमैनुअल कांट और लेप्सास के द्वारा। इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया कि सूर्य और ग्रह एक घूर्णनशील गैसीय बादल से बने हैं। क्या बताया गया? कि सूर्य और ग्रह एक घूर्णनशील गैसीय बादल से बने हुए हैं। और क्या कहा गया कि इसके अंतर्गत ये भी बताया गया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बादल सिकुड़ता गया और सूर्य व ग्रहों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बादल सिकुड़ता गया और सूर्य व ग्रहों का निर्माण हुआ। आगे है टाइडल सिद्धांत। टाइडल सिद्धांत में क्या बताया गया? टाइडल सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि सूर्य के पास से एक विशाल तारे के गुजरने पर सूर्य से पदार्थ बाहर निकला, जो धीरे धीरे ठंडा होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गया। ये था टाइडल सिद्धांत। सबसे जो प्रचलित सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या कहा गया? कि 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु में विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। इससे समय, स्थान, द्रव्य और ऊर्जा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। और इसमें यह भी कहा गया कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गया हुआ था। किस सिद्धांत में कहा गया? बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। आगे है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से हुई है? तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी की संरचना जो है, ये आंतरिक स्ट्रक्चर है पृथ्वी का। ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि इसको 3 परतों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रस्ट, जिसको भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। पृथ्वी की संरचना में इस पृथ्वी को 3 परतों में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब देखते हैं क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है और क्रस्ट का आयतन जो है वो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पूछा जाए क्रस्ट का आयतन कितना है? जो भूपर्पटी है उसका आयतन है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट की औसत मोटाई है 5 किलोमीटर तथा महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई है 30 किलोमीटर। ये रहा क्रस्ट से संबंधित तथ्य। अब दूसरा है मेंटल। दूसरी परत का नाम है मेंटल। मेंटल की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर तक मेंटल की परत जो है पाई जाती है। कितना तक? 2900 किलोमीटर तक मेंटल की परत पाई जाती है। और मेंटल जो है सियाल और सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है, जिसको सीमा बोलते हैं। मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई परत है। और मेंटल का घनत्व जो है वो 3.3 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% भाग पर मेंटल की परत है। टोटल जो पृथ्वी का आयतन है उसका लगभग 83% मेंटल की परत है। और द्रव्यमान, पृथ्वी के टोटल द्रव्यमान का 67% द्रव्यमान जो है वो मेंटल का ही है। ठीक है। तीसरी परत का नाम है, जो सबसे निचली परत है, उसको कोर बोलते हैं। और कोर जो है वो निकिल और आयरन से मिलकर बनी है। इसी को नीफे भी कहा जाता है। ठीक है। और कोर का जो औसत घनत्व है वो 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और पृथ्वी की कुल आयतन का 16% वो कोर ही है। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% कोर है तथा कोर की मोटाई कितनी है? 3500 किलोमीटर जो है कोर मोटी है। ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न और बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है
वो है कि क्रस्ट और मेंटल। ये रहा क्रस्ट और ये रहा मेंटल। क्रस्ट और मेंटल को दो जो अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट को मेंटल से जो रेखा अलग करती है उसको कहते हैं मोहों की असंबद्धता रेखा। उसको बोलते हैं मोहों की असंबद्धता रेखा। और दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य है कि जो मेंटल को कोर से अलग करती है, जो मेंटल को कोर से अलग करती है उसको क्या बोलते हैं? मेंटल को जो कोर से अलग करती है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग की असंबद्धता रेखा। यानी कि जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है उसको मोहो की असंबद्धता रेखा कहते हैं, और जो मेंटल को कोर से अलग करती है उसको गुटेनबर्ग की असंबद्धता रेखा कहते हैं। ठीक है, अब अगला है, आगे देखते हैं कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, आइए इसको देखते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी के भूपटल पर जो प्राकृतिक दरार होता है जिससे होकर लावा, राख, भाप, अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक क्या निकलता है? जल वाष्प गैस निकलती है। उसके अलावा भी क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये भी गैसें ज्वालामुखी से निकलती हैं। ज्वालामुखी से जो सबसे ज़्यादा निकलता है वो जल वाष्प है। उसकी मात्रा लगभग 60 से 90% भाग ज्वालामुखी से जो निकलता है वो जल वाष्प ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ज्वालामुखी से संबंधित कुछ तथ्य हैं। जैसे मैग्मा क्या है? चट्टानों का पिघला हुआ भाग, यानी कि चट्टानों का पिघला रूप होता है मैग्मा, जिसकी रचना ठोस होती है, आधी पिघली हुई होती है, चट्टानों द्वारा निर्मित होती है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है। यानी कि ये जो भाग है, ये पृथ्वी है, इसकी सतह के नीचे जो है ये मैग्मा है। यानी कि पृथ्वी के सतह के नीचे आधा पिघला हुआ भाग जो चट्टानों से निर्मित होता है, इसी को मैग्मा कहते हैं। दूसरा है लावा। अब जब यही मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकल जाता है, यही मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर निकल जाता है तो इसी को, पिघले हुए भाग को ही लावा कहा जाता है। ठीक है, अब अगला तथ्य है कि क्रेटर क्या है, जो कि ज्वालामुखी में ही बनता है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को, ये ज्वालामुखी का मैग्मा निकल रहा है, यह ज्वालामुखी का मुख हुआ, इसी कप के आकार के मुख को ही क्रेटर कहा जाता है। और एक तथ्य इसमें बनता है कि जब ज्वालामुखी निकल रहा है, जैसे जब तक तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है तब तक तो ज्वालामुखी निकलता रहेगा। जब ये ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी बन जाएगा, यानी निष्क्रिय ज्वालामुखी बन जाएगा, तो बारिश के कारण यहाँ पर पानी भर जाता है। ठीक है, और ये एक झील का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है? बारिश के कारण यहाँ पर पानी भर जाता है और यहाँ पर झील टाइप का निर्माण हो जाता है। तो इसी को क्रेटर झील कहते हैं। कौन सा झील? क्रेटर झील के नाम से इसी को जाना जाता है, जब यहाँ पर पानी भर जाता है। ठीक है, एक इसमें है सिंडर। क्या है सिंडर? तो जो ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है, कुछ लावा जो है हवा में उड़ जाता है। तो पहले तो उड़ जाता है, बाद में वही लावा शीघ्र ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। शीघ्र ठंडा होता है ये लावा, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, और इसी को हम सिंडर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। अब देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो किसे कहते हैं। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से लावा, गैस, जलवाष्प, राख, विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं, उसे ही सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दीजिए, जैसे कि किलायू ज्वालामुखी, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है यूएसए में, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला है प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या है? यानी डोरमेंट वोल्केनो किसे कहते हैं। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें वर्षों से सक्रिय तो नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी सक्रिय हो सकता है, इस ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है विसुवियस ज्वालामुखी, जो कि इटली में है। और इसी प्रकार तीसरा है शांत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनो।
ऐसा ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और ना ही भविष्य में सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहा जाता है, यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहा जाता है। जैसे ईरान के कोह सुलेमान या दमे बंद ज्वालामुखी। ईरान के कोह सुलेमान या दमे बंद ज्वालामुखी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। आगे ज्वालामुखी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला है कि अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। पूछा जा सकता है कि अधिकांश ज्वालामुखी किस महासागर के भाग में पाए जाते हैं, तो है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहा जाता है। अग्निवलय एशिया और अमेरिका महाद्वीप के तट पर है। अग्निवलय कहाँ पर है? एशिया और अमेरिका महाद्वीप के तट पर है। आगे है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। पूछा जाए विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है किलायू ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है, यानी यूएसए में स्थित है। इसके अतिरिक्त मोनोलोवा ज्वालामुखी, ये भी हवाई द्वीप पर स्थित है। सेंट हेलेंस ज्वालामुखी, ये यूएसए में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली, और ये दोनों माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ये दोनों इटली में स्थित है। आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है ये इटली के पास लिपारी द्वीप पर स्थित है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है स्ट्राम्बोली के बारे में, क्योंकि इसके लिए इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। आगे है कि क्राकाटोआ और माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये इंडोनेशिया में है। पूछा जाए कि इंडोनेशिया के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन सी हैं जो कि सक्रिय हैं, वो है क्राकाटोआ और माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया के हैं और ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगला है कोटापैक्सी ज्वालामुखी। कोटापैक्सी ज्वालामुखी जो है ये इक्वाडोर में स्थित है। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा? कोटापैक्सी ज्वालामुखी ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये जो है इक्वाडोर में स्थित है। आगे है ओजस डेल सलादो। ओजस डेल सलादो ज्वालामुखी ये अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी अगर कोई है तो वो है ओजस डेल सलादो ज्वालामुखी। ठीक है। आगे है कि एकांकागुआ। एकांकागुआ ये भी एक ज्वालामुखी है। ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। हम पिछले उसमें पढ़े थे स्लाइड में कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है ओजस डेल सलादो। इसी प्रकार देखेंगे एकांकागुआ विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी अगर कोई है तो वो है एकांकागुआ ज्वालामुखी। अब आगे है कुछ प्रमुख ज्वालामुखी है और वो किस देश में उनका उद्गार हुआ है उससे संबंधित है। जैसे है पोपा ज्वालामुखी, इसका ये जो है म्यांमार का ज्वालामुखी है। किलिमंजारो ज्वालामुखी ये तंजानिया में स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये जापान में स्थित है। माउंट एसो ज्वालामुखी ये भी जापान में स्थित है। नरकोंडम ज्वालामुखी ये भारत में है, अंडमान निकोबार में है। तथा बैरन ज्वालामुखी ये भी भारत में ही स्थित है। आगे है कि एक नोट पॉइंट इसमें यह है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, माउंट एब्रुस। माउंट एब्रुस जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है माउंट एब्रुस। एक इम्पॉर्टेंट तथ्य और है कि जो बैरन ज्वालामुखी है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अगर कोई है तो वो है बैरन ज्वालामुखी। यह अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है।
ठीक है। आगे है कि भूकंप क्या है। भूकंप के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसको अर्थक्वेक कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, इसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, इसे ही भूकंप कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है, उसी को सिस्मोलॉजी कहते हैं, तथा भूकंप मापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। और अगर पूछा जाए भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, तो वो रिक्टर स्केल से किया जाता है। अब भूकंप से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु हैं। वह बिंदु जहाँ से भूकंपन शुरू होता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। जैसे अगर भूकंप आ रहा है, ठीक है, तो वह बिंदु जहाँ से कंपन शुरू होता है उसको भूकंप केंद्र, तथा सतह पर केंद्र बिंदु के ठीक ऊपर का बिंदु, सतह पर केंद्र बिंदु के ठीक ऊपर के बिंदु को उपकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हाइपो सेंटर जिसको केंद्र कहते हैं और इपी सेंटर जिसे उपकेंद्र कहते हैं। अब है भूकंप के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है मानव जनित कारण। मानव जनित कारण यह है कि मानव ने बहुत सारे बांध बना दिए हैं, ये भी भूकंप के कारण हैं। खनन या परमाणु परीक्षण भी, ये भी भूकंप के महत्वपूर्ण कारण हैं। और भू और एक कारण है खनन क्षेत्रों या गुफाओं के गिरने से भी भूकंप उत्पन्न होता है। ज्वालामुखीय भूकंप कुछ आते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे भी कंपन होता है, तो वो भी भूकंप का एक कारण है। टेक्टोनिक भूकंप कुछ हैं, यानी कि प्लेटों की हलचल से भी उत्पन्न होते हैं कुछ भूकंप। जैसे गुजरात का जो भूकंप आया था 2001 में, वो टेक्टोनिक भूकंप था। ठीक है, तो अब देखते हैं भूकंप से प्रभावित कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। जैसे जोन सेकंड है, ऐसा जोन सेकंड में ऐसे भूकंप के क्षेत्र आते हैं जहां पर बहुत कम खतरा होता है, यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का क्षेत्र। जोन थर्ड में ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां पर मध्यम खतरा होता है, यानी मुंबई और चेन्नई का क्षेत्र। और जोन फोर्थ में ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां पर उच्च खतरा होता है, यानी दिल्ली और जम्मू का क्षेत्र। तथा जोन फिफ्थ में ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां अत्यधिक खतरा होता है, यानी उत्तर पूर्व भारत और कच्छ का क्षेत्र। ठीक है, ये रहे भूकंप के कुछ प्रमुख प्रभावित क्षेत्र। तो ये रहा भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।